तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल वाली कहानी उत्तर प्रदेश में दो पुराने छटे हुए क्रिमिनल्स का एनकाउंटर, जिनके ऊपर एनकाउंटर इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कत्ल हुआ है ये किसी एनकाउंटर से कम नहीं। दो भाई जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा केस चल रहे हैं और आज से नहीं, पिछले 35-40 सालों से उनका खेल चल रहा। पुरानी सरकारों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। कर दिया कि कांग्रेस के टाइम पे, समाजवादी पार्टी के टाइम पे, बीएस की बहुजन समाज पार्टी के सरकार के समय पे इन लोगों को पनपने का मौका दिया गया। सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। एक क्रिमिनल जो जेल में बैठ के 3-3 बार मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की, कानून की कमी रही होगी। लेकिन पिछले तकरीबन 8 साल से योगी सरकार वहाँ पे हुकूमत में है। क्या पिछले 7 साल में इनको अतीक अहमद का आतंक नज़र नहीं आया? मैं कई बार सोचता हूँ उसका नाम अतीक अहमद नहीं, आतंक अहमद होना चाहिए था, जिसके के काम उसने किए और उसमें उसके परिवार ने जैसे साथ दिया। कहीं ना कहीं वो उसका एक अहंकार था, या उसको ये लगता था कि सरकार उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। केस चलते हैं, गवाह डर जाते हैं, जो नहीं डरता उसको मार दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उसके मरने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमेशा प्रशासन होता है। जब वो पुलिस कर्मी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है उनकी सुरक्षा करना। एक क्रिमिनल अंडर पुलिस प्रोटेक्शन इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये पहली बार नहीं है। उमेश पाल की बात होती, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कल कि आपने उमेश पाल की बात क्यों नहीं की। मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि उमेश पाल ने कम से कम 20 अर्जियां सरकार को दी थी ओवर द ईयर कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। मैं इस केस का एक गवाह हूँ और पूरा केस मेरी गवाही पे टिका है। उसके भाई का मर्डर हुआ था, राजू पाल का। तो अगर उस आदमी की इतनी अर्जियों के बाद भी यूपी सरकार और वहाँ की पुलिस उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकी, इसमें गलती किसकी है? हम उसके मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जिस आदमी को इतना बड़ा खतरा था उसको आपने एक एसपीओ दिया हुआ है, क्यों उसको 8, 10, 5, 7 आदमी नहीं दिए जब आपको मालूम है कि उसकी जान को खतरा है? और मरने के बाद इतना बड़ा हंगामा आपने देख लिया। उस क्यों कहता था वो कि मेरी जान को खतरा है? जिस बेरहमी से उसको मारा गया, जान को खतरा तो था ही। अब दूसरा बड़ा सवाल, उसके साथ एक पुलिसकर्मी है, उसके होते हुए भी उसके ऊपर अटैक होता है, तो गलती किसकी है? पुलिस की गलती। पुलिस वाले के सामने पुलिस वाले पे गोलियां चलती हैं, एक कत्ल के गवाह को मारा जाता, गलती किसकी है? ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। इसी तरह एक और किशन पाल या किशन कुमार किस नाम का एक क्रिमिनल था, उसने बहुत बार एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दीजिए, नहीं दी गई, उसको भी मार दिया गया। इसी तरह ये अतीक अहमद, इसने बार बार गुहार लगाई कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा ठीक रखी जाए, लेकिन पुलिस कर्मियों के सामने और मीडिया के सामने दोनों भाइयों को मार दिया जाता है। ये गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है। आपकी कस्टडी में आपके सामने शरेआम 3 आदमी आते हैं और गोलियां चला देते हैं, आपकी तरफ से गोली नहीं चलती, कोई जवाबी फायर नहीं होता,
और अगर आप वीडियो ध्यान से देखो, पहली गोली जो चलती है वो दो पुलिस कर्मियों के बीच में से एक आदमी आके गोली चलाता है। एक पुलिसकर्मी की पीठ है उसकी तरफ, दूसरा उसको देख रहा है। उसके सामने एक हाथ उठता है जिस हाथ में रिवॉल्वर है, वो गोली चलाता है, लेकिन उसका हाथ रोकने की कोशिश नहीं की गई। उस जल्दबाजी में गोलियां चलाने के आगे वाले जो पुलिस वाला है वो जब रिएक्शन देता है, पीछे होता है, तो गोली चलाने वाला जमीन पे गिरता है। गिरे हुए को पकड़ने की भी कोशिश नहीं होती, वो उठ के फिर दोबारा फायर करता है और पुलिस वाले दूर खड़े देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती, बिला वजह इसको धर्म से जोड़ना, ये कानून के साथ, लोगों के साथ बेइंसाफी। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिमिनल का धर्म नहीं होता। अगर क्रिमिनल का धर्म होता तो कभी भी सिसिलियन माफिया नहीं पनपता था। इटली का सिसिलियन माफिया, वो सब के सब क्रिश्चियन हैं। उनकी किसी मुसलमान से दोस्ती नहीं थी, उनकी किसी हिंदू से दोस्ती नहीं थी। और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि किसी भी दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ना किसी से दोस्ती थी, ना किसी से दुश्मनी थी, आपस में लड़ते थे। जितने क्रिश्चियंस मरे इटली में, सिसिली में, वो सब क्रिश्चियंस ने मारे। इसी तरह मैक्सिकन माफिया, वो भी सब क्रिश्चियन। जितने लोग मरे सब के सब एक ही धर्म के थे, मारने वाले भी क्रिश्चियन, मरने वाले भी क्रिश्चियन। इसी तरह रशियन माफिया कितना मशहूर है, कितने कांड हुए, मरने वाले भी वही, मारने वाले भी वही। और ये प्रचलन हमने हिंदुस्तान में भी देखा। उत्तर प्रदेश में देख लो, सबसे ज़्यादा मर्डर करने वाला सुभाष सिंह ठाकुर, अपने मुंह से उसने बयान दिया था आईबी के सामने, मैंने 400 से ज़्यादा लोगों को मारा, उनमें से 6-7 को छोड़ के बाकी सारे के सारे हिंदू थे। क्या वो हिंदुओं का दुश्मन था? क्या वो खुद हिंदू नहीं था? तो इस तरीके से क्राइम को धर्म से जोड़ना, ये अपने आप में क्राइम है। आप अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हो, अपने आप को छुटकारे में डालते हो। मुंबई अंडरवर्ल्ड ले लीजिए, 1993 तक किसी भी गैंग का धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं था। छोटा राजन, जो बाद में नेशनलिस्ट डॉन बन गया, हिंदू डॉन भी कहा जाने लगा, लेकिन 10 साल तक दाऊद इब्राहिम के साथ काम किया, तभी कोई धर्म की बात नहीं थी। शादी भी दुबई में की, तभी कोई धर्म की बात नहीं थी। बहुत सारे लोग मुंबई के जो डी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें अगर जात पात ले लो तो हर जात का आदमी था। दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, खत्री भी थे, क्षत्रिय थे, सब थे। कभी किसी ने कभी कोई धर्म की बात नहीं की। और जितने लोगों में मारा मारी हुई है, अगर दाऊद गैंग को आप मुस्लिम गैंग मान लो, तो जितने मुसलमान उन्होंने आपस में लड़के मारे हैं, उतने किसी हिंदू गैंग ने नहीं मारे। इसी तरह छोटा राजन, दुश्मनियाँ निकाली, जितने हिंदू गैंगस्टर्स को या हिंदू लोगों को पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए या अपनी कमाई करने के लिए हिंदू लोगों को मारा, उतने मुसलमान नहीं मारे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई क्राइम से धर्म का लेना देना नहीं है, या क्रिमिनल्स का धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए तो खून खराबा, पैसा, धंधा, बिजनेस, अपना पेट भरने की बात है। उसमें जिन लोगों से वो लोग काम करवाते थे, उनको ब्रेन वॉश करके
गरीब लोगों को आगे लाते थे, छोटी उम्र के लोगों को आगे लाना और उनसे क्राइम करवाना और अपनी रोटियां सेकना। ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द यूथ है, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। वो आजकल भी हो रहा है। उसी तरह मुंबई में जितनी एग्जाम्पल्स आप देखो, अरुण गवली ने 2 मुसलमानों को छोड़ के बाकी सब हिंदुओं को मारा। अमर नायक के गैंग ने सब हिंदू मारे, एक आध कोई और दूसरा होगा। अशोक जोशी का मर्डर हिंदुओं ने किया, आपस में लड़े, आपस में लड़के मरे। सबको अपनी हुकूमत बनानी थी, अपना पैसा बनाना था, अपने पॉलिटिशियन को खुश करना था। और जितने पुलिस वालों ने एनकाउंटर किए मैक्सिमम हिंदू क्रिमिनल्स के किए, मुसलिम के भी किए लेकिन बहुत कम। ये एक अजीब दस्तूर है। हम उन राजनेताओं की बातों को मानने लग जाते हैं जिनका मकसद कुछ और होता है। उनको वोट चाहिए, अपना वोट बैंक चाहिए। अब देखिए, अरुण गवली, उसकी बीवी मुस्लिम धर्म से है, नाम बदल के आशा गवली रख लिया। और जिस इलाके से उसकी बेटी जीत के आती है वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन सब अरुण गवली की बेटी गीता को वोट डालते हैं। अयोध्या, इतनी पवित्र जगह, अयोध्या टेम्पल के नाम पे जो इतनी बड़ी मूवमेंट चली, उसके पहले 30-35 साल तक वहाँ से CPM का कैंडिडेट जीत के आता था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का। वोटर कितने थे? ज़्यादा हिंदू। तो ये मैं सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि इसको धर्म से मत जोड़िए, ये बहुत गलत प्रचलन है। क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, किसी धर्म के नारे लगा के या कुछ स्लोगनबाजी करके आप टेम्परेरीली फेम ले सकते हो, कुछ लोगों का सिंपैथी ले सकते हो, लेकिन कभी सोचा है आपने कि आपके पीछे आपका परिवार का क्या होगा? आज मैंने टेलीविजन पे और तीनों यंगस्टर जिनकी उम्र 17 साल से 20 साल तक है, जो शख्स कल गोलियां चला रहा आपने स्क्रीन पे देखा, उसकी उम्र महज 17 साल है। ऑलरेडी जेल भी कर चुका है, क्राइम भी कर चुका है। दूसरा शख्स ड्रग एडिक्ट है, नशे करता है, वो भी जेल जा चुका है, मर्डर का चार्ज है। तीसरा शख्स भी क्रिमिनल है, 20 साल वाला, पुराना रिकॉर्ड है सबका। अब ये लोग इस किस्म की बैकग्राउंड से आए। आज तीनों की माँओं को, बहनों को मैंने रोते हुए देखा। अगर वो हीरो होते, जैसे आप उनको हीरो मान रहे हो, तो उनकी माँ, उनकी बहनें रोती नहीं, वो खुश होती कि हमारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। कभी उनकी बुक्कल के नीचे जाके देखिए, जिनके घर का एक नौजवान बच्चा आज सलाखों के पीछे बैठा है। किसने इस्तेमाल किया उनका? किसने उनको बलि का बकरा बनाया? 18 लाख रुपया कहाँ से आया वेपन खरीदने का? उस जगह पे कौन लेके गया उनको? वो क्रिमिनल जिन्होंने कभी इतना बढ़िया मीडिया का माहौल नहीं देखा होगा, जो कभी पढ़े नहीं, लिखे नहीं, मीडिया का काम नहीं किया, उनके हाथ में मीडिया का बूम किसने पकड़ा दिया, कैमरा किसने पकड़ा दिया, मीडिया पर्सन किसने बना दिया? कौन जवाब देगा इसका? और वो आदमी मौका पड़ते अपना वो बूम और कैमरा फेंक के रिवॉल्वर पिस्टल निकाल लेते, जो एक पिस्टल में से 15 गोलियां चलती हैं, बड़ी स्पीड से चलती हैं। और वो वेपन हिंदुस्तान में बैन है, आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो वेपन उनके हाथ में आई कहाँ से? उनके घरों की हालत मैंने आज टीवी पे देखी है। कोई ढंग का कपड़ा उनके परिवार में किसी ने नहीं पहना है, टूटे फूटे घर हैं, रो रो के लोगों का बुरा हाल है। और उनके पास 6-6 लाख, 7-7 लाख की पिस्टल कहाँ से आई? किसने दी? और इतनी प्रोफेशनल तरीके से वो फायरिंग कर रहे हैं,
ज़रूर उनको कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ट्रेनिंग दी गई होगी, और कहीं ना कहीं पे जो एक बेखौफ नज़रिया उनका, वो शायद इसलिए था कि उनको कहा गया होगा कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बेखौफ होकर गोलियां चलाना, हम आपको संभाल लेंगे। वो कौन है इनके आका? ये बहुत बड़ा चैलेंज है यूपी सरकार के लिए। मैं यूपी सरकार को एक ही बात पे जिम्मेदार मानता हूं कि उनकी प्रोटेक्शन के नीचे किशन मारा गया, उनकी प्रोटेक्शन के नीचे उमेश पाल मारा गया, और उनकी प्रोटेक्शन के नीचे आतिक और अब उसका भाई मारा गया, अतीक अहमद उसका भाई। ये कब तक चलेगा? किस किस्म का मॉडल हम समाज को देने जा रहे हैं? किस किस्म का नया माफिया हम क्रिएट करने जा रहे हैं? किस तरह की राजनीति हम अंडरवर्ल्ड में खेलने जा रहे हैं? ये देश के लिए बहुत बुरा होगा। आपकी हमारी जिंदगी तो चल रही, आगे वाली जनरेशन किन हालात से गुजरेगी उसके बारे में सोचिए। और वो लोग जिनको बलि का बकरा बना दिया गया, 3 वो मारने वाले बच्चे लोग, बच्चे 17 साल, 18, 19, 20 साल की उम्र के, और वो 17 पुलिस वाले बेचारे, उनको बलि का बकरा बना दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। आने वाले दिनों में शायद उनको सज़ा भी हो जाएगी। अगर शासन ने उनको बचाया नहीं तो उन 17 परिवारों का क्या होगा? और ये लोग जो 3, ये जल्दी तो छूटेंगे नहीं। मर्डर ऑन कैमरा है, सैकड़ों गवाह हैं, हर किस्म की एविडेंस है। ये भी आराम से तो बरी तो होंगे नहीं, जेल में जाएंगे लंबे समय के लिए। उन परिवारों का क्या होगा? कैसे गुजारा करेंगे वो? तो दोस्तों, ये गंभीर मुद्दे हैं, इनको लाइटली मत लिया करो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी क्राइम और धर्म को साथ में रख के मत देखो। अब आपने 7 साल तक, 8 साल तक आपकी सरकार चल रही है वहाँ पे, उसके पहले आपको अतीक अहमद का आतंक नज़र नहीं आया? इतना बड़ा प्रेशर जो उसकी फैमिली, उसके गुर्गों, उसके रिश्तेदारों, उसके दोस्तों, उसके किराएदारों, उसके ड्राइवरों, नौकरों पे अभी चलाया, ये 8 साल पहले क्यों नहीं चल सकता था? 7 साल पहले क्यों नहीं चल सकता था? 6 साल पहले क्यों नहीं चल सकता था? अगर तभी इस किस्म के एक्शन लिए होते तो आज ना पाल मरता, ना किशन मरता, ना अतीक अहमद मरता। आपके दामन पे दाग नहीं लगता। तो जब काम करना होता है तभी आप करते नहीं हो, क्योंकि तभी आपके पास बहुत बड़ा मतदान था, आपको सरकार का कोई खतरा नहीं था। अब एक आने वाले साल में नई इलेक्शन आने वाली है, आपको एक नया नैरेटिव चाहिए, आपको नई किस्म का वोट बैंक चाहिए। वो बनाने के लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हो। ये बुरा संकल्प है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर लोग आपके काम से खुश हैं, आपको वोट डालेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म की कार्रवाइयों को बर्दाश्त करना सबसे बड़ा क्राइम। मैं कल एक बात कही थी कि तीनों के घर पे बुलडोज़र कब चलेगा, लेकिन आज जब मैंने उनके घर देखे, वो बुलडोज़र से गिराए हुए घर से भी ज़्यादा बदतर हालत में। क्या बुलडोज़र चलाओगे उनके घर पे आप? क्या मिट्टी में मिट्टी को मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? लेकिन उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। अब तरीका एक ही है, जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया या जो नई कोई टीम बना रहे हो आप, उसको लेके इस बात की तह तक पहुँचो, किन लोगों ने उनको हथियार दिए, कहाँ से हथियार आए, पैसा कहाँ से आया, उनका ब्रेन वॉश किसने किया, उनको ट्रेनिंग किसने दी, और उनको यहाँ तक लेके कौन आया, कौन छोड़ के गया।
ये मीडिया में शामिल होने की जो पूरी साजिश थी वो किसने रची, और आखिर में सबसे बड़ी बात, हम मीडिया वाले भी कसूरवार हैं। 2 टके की बाइट लेने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हो। कौन मीडिया वाला है, कौन क्रिमिनल है, कौन जायज जेन्युइन पत्रकार है, कौन सिर्फ बूम पत्रकार है। एक एक खिलौना बन गया है बूम आजकल। हाथ में लिया तो पत्रकार बन गए। ना ढंग से बात करनी आती है, न सवाल पूछना आता है, ना किसी चीज़ की नॉलेज है, और वो बूम आप आदमी के मुंह तक ले जाते हो। कितनी खतरे की बात है। और वो पुलिस वालों ने रोका नहीं किसी को कि आप इनको क्यों रोक रहे हैं, और उनमें से 3 लोग गोलियां चला दे। ये प्रचलन जो मीडिया का है ये बंद होना चाहिए। एक कोई लिमिट होती है किसी चीज़ को कवर करने की, एक डिसिप्लिन की हद होती है। ये एक मुझे पता चला आज ही कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन चीज़ों का बहुत गंभीर नोटिस लिया। होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मिलके उन्होंने एक नया SOP बनाने की योजना बना रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर मीडिया। इस तरीके की कवरेज करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा रहा है, और बनना भी चाहिए। मैं उनके साथ सहमत हूँ। SOP बनाया जाए, बनना चाहिए। जो एक प्रोफेशन को भेड़ बकरी प्रोफेशन बना दिया, ये नहीं चलना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने क्यों नहीं आते, क्यों किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन नहीं करते। आज मैं उस बात से समझ गया। अगर इसी किस्म के मीडिया वालों ने या इसी किस्म के मीडिया के सामने प्रधानमंत्री ने संबोधन करना है तो उनको नहीं करना चाहिए। उनकी जान को खतरा हो सकता। कितने भी आप प्रिकॉशन ले लो, करने वाला कुछ भी कर जाएगा। अच्छा किया उन्होंने जो मीडिया से दूर रहते। मैं बाकी नेताओं को भी ये सलाह दूंगा कि जितना मीडिया से दूर रहो उतना अच्छा है। अगर मीडिया से बात करनी है तो उन लोगों से कीजिए जिनको आप जानते हो। और वहाँ से मैं कुछ बाकी चैनल्स की रिपोर्ट्स देख रहा था दिन भर। बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा जो नेशनल चैनल में काम करते हैं कि उनके साथ कौन आदमी खड़ा है उनको नहीं मालूम। नॉर्मली एक शहर के पत्रकार तकरीबन सबको जानते हैं, जो दिन में एक बार नहीं कई कई बार मिलते हैं, और कई लोगों ने एक ही बार साथ में काम भी किया होता है। आज एक चैनल में, कल दूसरी चैनल में चक्कर लगाते लगाते 6-8 महीने साल में फिर किसी पुरानी चैनल में इकट्ठे हो जाते हैं। और उनमें से बहुत सारे तो स्टिंगर्स हैं जो एक चैनल नहीं 8-8 10-10 चैनल में काम करते हैं। हर का एक का बूम खुद लेते हैं, साथ में 4 असिस्टेंट रखे हुए हैं खाली वो बूम आगे करने के लिए। और कई लोगों ने तो दोनों हाथों में बूम लिए होते हैं, 2-2 3-3 भी लिए होते हैं जिन चैनल के लिए वो काम करते हैं। तो अगर इस किस्म की पत्रकारिता हमने करनी है, और इस किस्म की पत्रकारिता अगर हमारा नेशनल मीडिया चला रहा है तो ये शर्म की बात है। क्यों नहीं वो रेगुलर आदमी रखते? करोड़ों रुपए कमाते हो, करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती है, इतने बड़े बड़े ऑफिस स्ट्रक्चर, घर बंगले, गाड़ियां लेके रखे। आप एंकर्स की सैलरी सुन लो, एक एंकर की बड़ी चैनल में, वो जो स्टिंगर आपने जिलों में छोटे छोटे शहरों में रखे हैं, 50 लोगों से ज़्यादा एक एंकर की सैलरी है। और बहुत से रिपोर्टर्स को तो पैसा भी नहीं दिया जाता। वो बेचारे इधर उधर से छोटे मोटे काम करके पैसा इकट्ठा करते। किसी को ब्लैकमेल करेंगे, किसी को डराएंगे, किसी से मांग लेंगे। नॉर्थ इंडिया में आप हैरान हो जाओगे सुन के कि थाना प्रभारी भी पत्रकारों को पैसे देता, SDM पत्रकारों को पैसे देते।
और एसपी ऑफिस तक के अफसर पत्रकारों को खुश रखते हैं। अगर इसी तरह पत्रकारिता चलनी है तो ये क्राइम से भी बुरी बात है। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार नहीं हो तो आप अपने परिवार के साथ भी ईमानदार नहीं रह सकते। परिवार के साथ ईमानदार नहीं हो तो देश के लिए ईमानदार नहीं हो सकते। तो ये बहुत सारे कारण सवाल इस घटना से निकल के आते। और आखिरी बात, जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के अधिकारी ने कहा कि अगर इस किस्म के हाई रिस्क प्रिजनर्स या जो आरोपी पुलिस के हाथ में, उनको नॉर्मली हॉस्पिटल नहीं लाया जाता, कुछ समस्या होती है तो हम उनके कस्टडी में जाके उनका चेकअप करके आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है। उन्होंने मुख्तार अंसारी का हवाला दिया कि कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी का भी मेडिकल चेकअप हम जेल में जाके करके आए थे। तो इन लोगों को यहाँ लाने की ज़रूरत क्या थी? और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हमें इसकी पहले सूचना नहीं थी। सिर्फ 10 मिनट पहले हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया गया कि हम आ रहे हैं। अगर ये सूचना मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सिर्फ 10 मिनट पहले मिलती है तो ये 3 शूटर्स को ये इन्फॉर्मेशन पहले कैसे मिल गई कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा? और इतनी लैक्स सिक्योरिटी के साथ, कम सिक्योरिटी के साथ। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब सरकार को देने हैं। सवाल करना जनता का हक है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।